नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दौरा था। इस दौरे के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह घोषित करना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाल देंगे। घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में तो ऐसी स्थिति है कि एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। संघर्ष का मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यह बात अब लगभग तय हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से करीब 98 लाख नाम हटा दिए जाएंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए यह बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेशियों का आधार बढ़ाने के लिए एक भयानक जाल बुना जा रहा था। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने झूठ मिल की एक केस स्टडी रख रहा हूँ। उस केस स्टडी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश कैसे जारी रखी थी। देश भर में जितनी झूठ मिले हैं उनमें से 65% झूठ मिले अकेले पश्चिम बंगाल में हैं और इन मिलों में लाखों मजदूर काम करते हैं। उनके भविष्य निधि के लिए कई झूठ मिल मालिकों ने अपने स्वयं के ट्रस्ट स्थापित किए हैं। ये ट्रस्ट ईपीएफओ के नियमों के तहत काम करते हैं, लेकिन उनका पूरा नियंत्रण इन झूठ मिल मालिकों के पास होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली यह संस्था और यह संस्था वैधानिक है। 3 साल पहले ममता बनर्जी सरकार ने इन मिल मालिकों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उन्हें बताया गया कि हम एक त्रिपक्षीय समझौता करेंगे। यह त्रिपक्षीय समझौता राज्य सरकार, यूनियन और इन झूठ मिल मालिकों के बीच होना था। यह त्रिपक्षीय समझौता दबाव भी था और प्रलोभन भी। पश्चिम बंगाल में जो झूठ मिलें चलती हैं, उन मिल मालिकों ने कर्मचारियों और मजदूरों के भविष्य निधि के लिए जो ट्रस्ट बनाए हैं, उनका कामकाज कई जगहों पर अव्यवस्थित है। कई जगहों पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ऐसी मिलों पर भारी जुर्माना लगाया गया है और ममता बनर्जी सरकार ने इन मिल मालिकों को आश्वासन दिया कि अगर आप अपने ट्रस्ट ईपीएफओ को सौंप देते हैं तो आप पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। भविष्य निधि के लिए बनाए गए ट्रस्ट जब झूठ मालिकों ने ईपीएफओ को सौंपे तो इसमें निश्चित रूप से उनका फायदा था, क्योंकि ईपीएफओ ने अव्यवस्थित कामकाज के लिए उन पर जो जुर्माना लगाया था वह माफ होने वाला था। लेकिन इसमें मजदूरों और कामगारों का निश्चित रूप से नुकसान होता है, क्योंकि इन ट्रस्टों के माध्यम से उन्हें भविष्य निधि की राशि पर जो ब्याज दिया जाता है उसकी तुलना में ईपीएफओ के माध्यम से दिया जाने वाला ब्याज निश्चित रूप से कम होता है। यह अंतर लगभग 1 से 1.5% का है, जो निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर है। यह झटका इन मजदूरों को सहना पड़ना था। इन झूठ मिलों द्वारा संचालित इन भविष्य निधि ट्रस्टों को जब ईपीएफओ को सौंपा जाता है तो स्वाभाविक रूप से उनका सारा डेटा ईपीएफओ के पास आ जाता है। ईपीएफओ द्वारा इन सभी कामगारों और मजदूरों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। यह नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी मजदूर या कर्मचारी को यह नंबर मिल जाए तो भले ही वह नौकरी छोड़ दे, उसका प्रोविडेंट फंड नंबर वही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक तरह से यह केंद्र सरकार द्वारा मजदूर को दी गई एक मुहर होती है। जब बांग्लादेश का कोई घुसपैठिया पश्चिम बंगाल आता है तो उसे आधार कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आधार कार्ड बनवाने में भी कोई परेशानी नहीं आती। अब ईपीएफओ की यह जो मुहर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिलने वाली है, उससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? क्या इसका इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जा सकता है या अपनी नागरिकता साबित करने के लिए? तो इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए चुनाव आयोग ने जिन 13 दस्तावेजों का जिक्र किया है, उनमें कहीं भी ईपीएफओ का उल्लेख नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की जो योजना है वह दीर्घकालिक योजना होती है। यानी एक बार बांग्लादेशी घुसपैठिए को ईपीएफओ की यह मुहर मिल गई तो उसे थोड़ी बहुत वैधता मिल जाती है और भविष्य में शायद सही समय आएगा। सही समय यानी केंद्र में कोई कमज़ोर सरकार आए, केंद्र में ऐसी सरकार आए जो मुस्लिम समर्थक हो, जिसका ध्यान मुस्लिमों के वोट बैंक पर हो। ऐसे समय में शायद ईपीएफओ की यह मुहर उसके काम आ सके। इसीलिए पिछले 3 सालों से ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो झूठ मिलों में काम करते हैं, जो कम पैसों में काम करते हैं, जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, जिन्हें अन्य मजदूरों की तुलना में कम पैसे दिए जाने पर भी वे काम करते हैं, ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के माथे पर ईपीएफओ की यह मुहर लग जाए। इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने 3 साल पहले ये प्रयास शुरू किए थे। कुछ झूठ मिल मालिक उनके दबाव में आ गए। उन्होंने अपने ट्रस्ट ईपीएफओ के हवाले कर दिए।
बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान जो हलचल मची थी, उसकी तुलना में पश्चिम बंगाल में कई गुना ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है और इसके लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण में जो आंकड़े आए वे बड़े थे, 68 से 70 लाख। अब दूसरे चरण में जो नाम आ रहे हैं वह आंकड़ा भी बड़ा है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 30 से 45 लाख संदिग्ध मतदाता हैं। ये जो लोग पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में घुसकर बैठे हैं, ये सिर्फ ममता बनर्जी के कार्यकाल में नहीं आए हैं। वामपंथियों का कार्यकाल भी काफी लंबा था और उनके कार्यकाल में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का पश्चिम बंगाल में स्वागत हुआ है। उन्हें पश्चिम बंगाल में बसाने और पश्चिम बंगाल की आबादी में उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। अब घुसपैठिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में क्यों आते हैं? क्योंकि बांग्लादेश में रोजी रोटी का सवाल है। भारत में रोजी रोटी की समस्या नहीं है, इसलिए उन्हें रोजी रोटी के लिए भारत चाहिए। वे रोजी रोटी के लिए भारत आते हैं और यहाँ अपना ठिकाना बना लेते हैं। एक बार रोजी रोटी का मसला हल हो गया तो फिर यहाँ स्थायी रूप से बसने के लिए उनकी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और इसका अगला हिस्सा है आधार कार्ड बनवाना, मतदाता सूचियों में घुसपैठ करना और इसके लिए राज्य सरकारों ने हमेशा उनकी मदद की है। पहले वामपंथी सरकार ने मदद की, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने तो जमकर मदद की है। बांग्लादेश की राजनीति पर लंबे समय तक वामपंथी दलों का प्रभाव रहा। स्वाभाविक रूप से यहाँ यूनियनों का वर्चस्व था। मजदूरों को काम करने की आदत नहीं है। काम करने के बजाय आंदोलन और हड़ताल करना उनके लिए खुशी का विषय होता है। इसलिए अगर कोई मालिक मजदूर को नियमों के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करता है तो मजदूर उसे यूनियन की धमकी देते हैं। औद्योगिक वातावरण में जो यह प्रदूषण पैदा हुआ है वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और यहाँ के उद्योग मालिकों के लिए भी। बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत क्यों आता है? वह रोजी रोटी के लिए आता है। इसीलिए कितने घंटे काम करना है यह उसके लिए कोई सवाल नहीं होता। उसके सामने सवाल होता है पेट भरने का। इसलिए वह जी तोड़ मेहनत करता है और स्थानीय लोगों की तुलना में कम पैसों में काम करता है। यही बात मिल मालिकों और अन्य उद्योगों के लिए फायदेमंद साबित होती है और इन उद्योगों और मिल मालिकों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अपने कारखानों के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। नतीजतन बड़ी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ आए, यहाँ की आबादी में घुल मिल गए और उन्हें यहाँ भरपूर रोजगार मिला और अब इसका खामियाजा स्थानीय भूमिपुत्रों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति को समझिए, बांग्लादेश में जो उद्योग और मिल मालिक हैं उनकी पहली प्राथमिकता बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्योंकि वे जैसा चाहें वैसा काम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और अगर आप इन लोगों को रखते हैं तो यूनियनबाजी की कोई समस्या नहीं होती। इसलिए ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल मालिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। कई झूठ मिलों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि 50% मजदूर हिंदू हैं और 50% बांग्लादेशी घुसपैठिए। जनसंख्या का गणित बुरी तरह बिगड़ता जा रहा है। इस वजह से ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर कोई स्थानीय भूमिपुत्र किसी झूठ मिल में काम कर रहा है और वह रिटायर हो जाता है तो उसके बेटे को रोजगार मिलने के बजाय किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए को रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह मजदूर अधिक काम करता है, कम पैसों में काम करता है और मिल मालिक को परेशान नहीं करता। मिल मालिक भी अपने अल्पकालिक लाभ के लिए भविष्य में देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है। वह इसके लिए तैयार है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। देश की सुरक्षा या जनसंख्या के गणित से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पश्चिम बंगाल की झूठ मिलों और अन्य उद्योगों में काम करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लाखों में है। इसलिए अगर ममता बनर्जी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया होता तो ही आश्चर्य की बात होती। बेशक ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल यानी भारत से बाहर नहीं निकालने वाली है। ममता बनर्जी अपनी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल करने जा रही हैं। इन घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए उन्होंने उस दिशा में योजना बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें एहसास हुआ कि इन पर भारतीयता का ठप्पा लगाना जरूरी है, इन्हें कुछ हद तक वैधता देना जरूरी है और इसके लिए इनके हाथ में कोई दस्तावेज थमाना आवश्यक है और इस काम के लिए उन्होंने ईपीएफओ का इस्तेमाल किया। संभावना है कि ईपीएफओ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस कारनामे में ममता बनर्जी के साथ मिले हुए हों। इस पूरी साजिश में उनकी भागीदारी हो सकती है और देखिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार की योजना कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने 3 साल पहले प्रयास शुरू किए और इस तरह से प्रयास किए कि झूठ मिलों में काम करने वाले इन बांग्लादेशियों पर भारतीयता की मुहर लग जाए और उनका नाम सीधे मतदाता सूची में आ जाए। लेकिन शायद उस समय उन्हें पता नहीं था कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम चलाएगा और उनकी सारी साजिश उनके षड्यंत्र को ध्वस्त कर देगा।
पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम चलाते समय चुनाव आयोग ने पूरी सावधानी बरती, ऐसी सावधानी कि एक भी फर्जी मतदाता वोटर लिस्ट में कोई भी बाकी न रहे, एक भी बांग्लादेशी बाकी न रहे। इसलिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वह यह कि वर्तमान वोटर लिस्ट की जांच 2004 की वोटर लिस्ट से की जाए। चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू करते समय वर्तमान वोटर लिस्ट में जो नाम हैं, क्या उनके नाम 2004 की वोटर लिस्ट में हैं या उनके माता पिता के नाम हैं, इसकी जांच की जाए। और इसका तृणमूल को जबरदस्त झटका लगा। जितनी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से इन फर्जी नामों को हटाया जा रहा है, अगर आप उन नामों का आंकड़ा देखें तो इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की सफलता कहना होगा। अगर ये नाम वोटर लिस्ट में होते तो एक बार फिर ये घुसपैठिए चुनाव के नतीजों को प्रभावित करके निकल जाते और शायद फिर से यहाँ बांग्लादेशी प्रेमी ममता बनर्जी की सरकार आ जाती, जिसकी संभावना इस समय तो बहुत कम दिखती है। पश्चिम बंगाल में जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये अभियान शुरू हुआ है, तब से ममता बनर्जी की सरकार ने एक ही काम किया है, इस अभियान में जितने हो सके उतने रोड़े अटकाए, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन यह अभियान ठीक से पूरा हो जाएगा उस दिन उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। ममता बनर्जी को पता था कि पश्चिम बंगाल में उनकी राजनीति का जो आधार है वह बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। ये घुसपैठिए उनके पक्के वोटर हैं। ममता बनर्जी को यह पता था। शायद इन्हीं घुसपैठियों की वजह से ममता बनर्जी लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इसलिए जब से पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का यह अभियान शुरू हुआ, तब से कई घटनाएं घटीं। यहाँ बीएलओ की आत्महत्याएं हुई, बूथ लेवल ऑफिसर, यहाँ बीएलओ ने संगठन बनाया, यहाँ इस संगठन ने चुनाव आयोग के मुख्य कार्यालय के खिलाफ मोर्चा निकाला। इस मुख्य कार्यालय का लगभग 36 घंटे तक घेराव किया, चुनाव आयोग के कई कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा। यह जो स्थिति पैदा हुई वह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अभियान जिन राज्यों में चलाया जा रहा है उनमें से किसी भी राज्य में नहीं दिख रही थी, यह सिर्फ पश्चिम बंगाल में दिख रहा था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इस अभियान में लगातार बाधाएं डालने के कारण यह अभियान खिंचता चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जब जब सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस अभियान की समय सीमा बढ़ाई। अब 4 दिन पहले जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के इस अभियान को पूरा करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। और ध्यान रहे कि यह डेडलाइन है। अगर इसके आगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अभियान चलाया गया, यानी 28 फरवरी के बाद अगर इस अभियान की समय सीमा बढ़ाई गई, 28 फरवरी की इस डेडलाइन तक अगर यह अभियान पूरा नहीं हुआ, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावों का कार्यकाल जिस तारीख को पूरा हो रहा है, उस तारीख तक पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो सकते। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 45 लाख संदिग्ध मतदाताओं की जांच अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 फरवरी तक का समय दिया है। आज 24 फरवरी है, यानी अगले 4 दिनों में और पिछले 4 दिनों में, यानी कुल 8 दिनों में यह सत्यापन पूरा करना है। 45 लाख लोगों का सत्यापन मात्र 8 दिनों में, यानी एक दिन में लगभग 6 लाख मतदाता। यह लक्ष्य एक निश्चित समय सीमा में, यानी 28 फरवरी तक पूरा करना असंभव है। यदि 28 फरवरी तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का यह कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, तो इसकी समय सीमा फिर से बढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम पर इसका असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 7 मई तक है। 7 मई के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार का अस्तित्व में आना बहुत जरूरी है। अगर विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम बिगड़ गया तो यह असंभव लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में शायद चुनाव नहीं होंगे, राष्ट्रपति शासन होगा और उस राष्ट्रपति शासन के दौरान पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न हो सकेंगे। ममता बनर्जी अपने ही जाल में फंस गई हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इस तरह का प्रावधान जरूर किया था कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब तक पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में कुछ और बांग्लादेशी जुड़ चुके होंगे, लेकिन उनकी तैयारी पूरी होने से पहले ही चुनाव आयोग ने उन्हें पकड़ लिया और उनका पूरा गेम प्लान ध्वस्त कर दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से ममता बनर्जी के मंसूबे पूरी तरह से पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बेचैनी और उनका चिल्लाना अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि ममता बनर्जी को भारी निराशा हुई है, क्योंकि उन्हें अपनी लंका जलती हुई दिख रही है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बाकी कार्यक्रम ठीक से पूरा हो, इसलिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 294 निर्वाचन क्षेत्रों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, ताकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम पर नजर रखी जा सके। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में 10 मार्च तक सीआरपीएफ की 480 कंपनियां तैनात करने के आदेश दिए हैं। इसका मतलब है कि चुनाव के दौरान कोई दंगा फसाद या हिंसा नहीं होगी। केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयास करती और सावधानी बरतती दिख रही है। संक्षेप में कहें तो पिछले 2 चुनावों में ममता बनर्जी ने जो गेम प्लान बनाया था, उसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया था। लेकिन उनके तीसरे चुनाव में, विधानसभा के तीसरे चुनाव में ममता बनर्जी जो करना चाहती थी, जो योजना उन्होंने बनाई थी, वे उसे पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि किस्मत आड़े आ गई, चुनाव आयोग आड़े आ गया और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आड़े आ गया। और इसके परिणाम आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान हमें दिखेंगे ही। जब बांग्लादेशी मतदाता पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से गायब हो जाएंगे, तब क्या ममता बनर्जी जीत पाएंगी? क्या इस देश के असली मतदाता, भारतीय मतदाता, उन्हें वोट देंगे? इसका जवाब हमें आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से देखने और सुनने को मिलेगा। तब तक हम सब इंतजार करते हैं। इस वीडियो में मैं यहीं रुकता हूँ। वीडियो में मेरे साथ थे कैमरामैन ओंकार भागवत और वीडियो एडिटर अजय शेलके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।